विवेक कॉलेज के सामने वाले बस स्टॉप पर उतरा तो सबसे पहले उसे जूली ही नजर आई, जो चौंक कर विवेक को देखने लगी। विवेक सड़क पार करके जूली के पास आकर बोला, क्या अपन के इंतजार में खड़ी है? हाँ विवेक, अंजला ने तुमसे मिलने को कहा था और जो कुछ उसने तुम्हें मेरे या देवयानी के बारे में बताया वह 100% सच है। तुम चाहो तो मुझे चर्च में ले चलो, मैं होली क्राइस्ट और अंजला की कसम खा लूँगी। जाने दे, जाने अपन को पूरा विश्वास हो गया है। तो चलो मेरे साथ प्रिंसिपल के पास। अंजला ने अपनी शिकायत वापस ले ली है। अपने डैडी से फ़ोन करा के तुम्हारा रजिस्ट्रेशन रद्द करा दिया है। विवेक जूली के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में आया और प्रिंसिपल ने दाखिला बहाल करने का आदेश दे दिया। 2 पीरियड बाद जब वह क्लासरूम में पहुंचा तो वहां अच्छा खासा खुशी का वातावरण था। सबसे पहले देवयानी ने बढ़कर उसके होंठ चूमने चाहे, परंतु विवेक ने उसे परे धकेल कर बुरा सा मुंह बनाकर कहा, नहीं, अपन को ये सब अच्छा नहीं लगता। ऐसी ग्रीटिंग का भारतीय सभ्यता में कोई स्थान नहीं। अरे तूने मेरे फंक्शन का कमाल नहीं देखा? उधर तूने अंजला को कामशास्त्र का पहला प्रैक्टिकल पाठ सिखाया और इधर तेरा कॉलेज में दाखिला बहाल। शट अप! अपन अंजला के बारे में ऐसा एक वर्ड भी नहीं सुनने का। अच्छा मालूम है, अब तो तुम्हारा टाँका जुड़ गया ना। फिर जोर से क्लास में बोली, चलो दोस्तों, इस खुशी में आज की छुट्टी। उधर जुहू बीच पर पिकनिक, लंच से लेकर डिनर तक मेरी ओर से। होटल सी व्यू के कमरों का किराया भी मैं दूंगी। विवेक बोला, अपन इधर पिकनिक मनाने नहीं, पढ़ने आया है। फिर वो पलट कर बाहर निकल आया, जहाँ उसे जूली मिल गई और मुस्कुराकर बोली, शायद तुम्हें अंजला की तलाश है, वह उधर कुंज में बैठी है। विवेक बिना मुड़े हुए सीधा कुंज में चला आया। अंजला एक पेड़ के तने से पीठ टिकाए बैठी कोई पुस्तक पढ़ रही थी। विवेक खखारा, मगर अंजला ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। विवेक ने कहा, जूली ने बोला था तुम इधर इंतज़ार कर रही हो। दाखिला हो गया? हो गया। मैंने जूली से नहीं कहा था कि तुम इधर आओ। विवेक के चेहरे पर एक रंग आकर चला गया। वह पीछे हटता हुआ बोला, सॉरी, तुम्हें डिस्टर्ब किया, वैसे ही सॉरी। फिर वह कुंज से निकल आया, कॉलेज में भी नहीं रुका, सीधा बाहर ही निकलता चला आया और एक बस में सवार हो गया। अंजला ने जैसे ही कार बस्ती के बाहर रोकी, उसे हाथ में बास्केट लिए रीमा नजर आई। अंजला कार से उतरी तो वह ठिठक कर रुक गई और बोली, तुम उसको देखने आई होगी। दाखिला तो हो गया था दोबारा, लेकिन वह कॉलेज क्यों नहीं आ रहा? मैं क्या जानूं? खाट पर पड़ा है, ना कपड़े बदले हैं, ना नहाया धोया, बड़ी मुश्किल से खाना खिलाया है। अंजला के होठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट आकर रह गई। रीमा देवी ने कहा, 24 साल का हो गया है, मगर अब भी बच्चा ही है। अब तुम ही देखो जाकर, मैं तो जा रही हूँ सौदा लेने। रीमा चली गई तो अंजला अंदर आई। लोगों ने उसे देखा, लेकिन अब वह बिल्कुल अजनबी नहीं रही थी, इसलिए किसी ने खास नोटिस नहीं किया। अंजला खोली के सामने रुक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंदर ही है भैया, पड़ोस की एक छोटी लड़की ने कहा। अंजला चौंक पड़ी। लड़की एक टांग पर उछलकर खेलने लगी। अंजला अंदर घुसी तो विवेक औंधा लेटा हुआ था। फिर ऐसा लगा जैसे वो गहरी नींद सो रहा हो। खर्राटे बनावटी महसूस हो रहे थे। अंजला मुस्कुराकर आगे बढ़ी। उसने कहा, क्यों माँ को सता रहे हो? मुझे मालूम है तुम जाग रहे हो। विवेक फिर भी चुप रहा तो अंजला उसके बराबर बैठ गई और बोली, अकारण ही पढ़ाई छोड़कर अपना 1 साल खो रहे हो। ये कोर्स का आखिरी साल है। विवेक फिर भी कुछ नहीं बोला। इस बार अंजला ने उसकी बगल में धीरे से गुदगुदी कर दी। वह एकाएक उछलकर झटके से बोला, ये क्या बदतमीजी है? कॉलेज क्यों नहीं गए? तुमसे मतलब? अब मुझे ही मतलब है। मैंने ही तुम्हारा दोबारा दाखिला कराया है और इस बात की जिम्मेदारी मुझ पर है कि तुम्हारी पढ़ाई का हर्जा ना हो। कल से कॉलेज जाऊंगा। सच कह रहे हो? अरे कह तो दिया।
काहे का भेजा चाट रही हो? सचमुच जाऊं? हाँ हाँ जाओ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। अच्छा मैं चली और खड़ी होकर मुस्कुराने लगी। विवेक मिची आंखों से उसे देखता रहा। अंजला ने धीरे से दबे पांव फिर उसके पास आकर दोनों हाथ उसकी गर्दन के पीछे सरकाकर अपने होठ विवेक के होठों पर जमा दिए और विवेक ने भी झपके से उसको अपनी ओर खींचकर अपने सीने से लिपटा लिया। उसे लग रहा था कि ये है होठों का वो मिलन जो दिलों के मिलाप के मंथन से शुद्ध सुराब बनकर फूट निकलता है। ना जाने कितनी देर तक वे यही रसपान करते रहे और अलग तब हुए जब दरवाजे पर दस्तक से उन्हें ज्ञात हुआ कि माँ लौट आई है। वो साली कौन सी फिल्म थी जिसमें हीरो हीरोइन घर से भागे थे? ऐसी तो कई फिल्में हैं, बॉबी, लव स्टोरी। अरे अपन उस फिल्म की बात करेला है। विवेक तुम अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, इंजीनियर बनने वाले हो, फिर ये घटिया आदमियों की भाषा क्यों बोलते हो? ए साली, तू अपन को घटिया बोलती है? तुम्हें नहीं, तुम्हारी बोल चाल की भाषा को। ये जबान तो मवालियों की है। विवेक और अंजला दोनों समंदर के किनारे एक चट्टान पर बैठे थे। विवेक के हाथ में एक पाव था जिसके टुकड़े कर करके वह पत्थरों के बीच में भरे पानी में फेंक रहा था, जहाँ छोटी छोटी मछलियाँ उन पर टूट पड़ती थी। अब क्या बोले तेरे को? अंज कहने से चलेगा? चलेगा, अंजला मुस्कुराकर बोली। मेरे डैडी भी मुझे बचपन से ही अंजू बोलते थे। अपन को बाप से मिलाए ली है, जानती है क्या फ़र्क पड़ेगा? जानती हूँ। बाप पाल पोस कर बड़ा करता है, किसी योग्य बनाता है, प्रेमी जो बाद में जीवन साथी बन जाता है, आखिरी सांस तक पेट भरता है, तन ढकता है और प्यार भरा सम्मान देता है। ये तो संयोग है कि दोनों अंत तक साथ जिए साथ मरे। नारी तो जीवन भर सुहागिन बनी रहना चाहती है। अपन अगर रास्ते ही में मर गया तो? ऐसी अशुभ बातें करोगे तो मैं तुमसे नहीं बोलूँगी। अच्छा छोड़ो, जीवन मरण भगवान के हाथ में है। अगर हमारी शादी किसी कारण ना हो सकी तो? विवेक, मेरे जीवन में आने वाले तुम पहले और आखिरी मर्द हो। क्या तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं? स्वयं अपने ऊपर भरोसा तो सभी को होता है, मगर स्टेटस या कोई और निजी कारण भी हो सकता है। पता नहीं तुम्हारे डैडी मुझे अपना दामाद बनाना स्वीकार करें या ना करें। क्या तुम कभी मेरे डैडी से मिले हो? नहीं, अभी तक सौभाग्य नहीं हुआ। तो फिर उनके बारे में ऐसा फैसला क्यों कर लिया? वो साली क्या है, अपन का नसीब ही ऐसा है। अपन को कभी कुछ आसानी से नहीं मिला, अगर मिला भी तो छीन लिया गया। अच्छा मान लो तुम्हारे डैडी ने इनकार कर दिया तो क्या अपन के साथ भाग चलेगी? मेरे डैडी मुझे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने मेरी खुशी कभी नहीं ठुकराई। मैं जानती हूँ वो हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। अब की इतवार को मैं तुम्हें उनके पास ले चलूँगी, उनसे मिलकर तुम खुद ही विश्वास कर लोगे। नहीं, अपन ऐसी रिक्वेस्ट लेकर नहीं जाएगा। क्यों? वो फिर अभी फैसला हो जाएगा। और विवेक उसका हाथ पकड़कर उठ खड़ा हुआ। अंजला ने बौखला कर कहा, कहाँ? तू आ तो सही। विवेक अंजला को साथ लेकर बीच पर आ गया, जहाँ एक ज्योतिषी हाथ देखकर लोगों की किस्मत का हाल बता रहा था। विवेक ने दूर से कहा, वो ज्योतिषी देख रही हो? क्या तुम इन सड़क छाप ज्योतिषियों की बातों पर यकीन करते हो? ये बड़े पते की बात बताते हैं। अपन को एक ज्योतिष ने बताया था कि अपन को कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा। ये सब बकवास है। जो आदमी एक टाट पर बैठकर दूसरों के भाग्य का हाल बताता है, उसे अपना नसीब नहीं मालूम। विवेक, ये नसीब किस्मत कुछ नहीं होता। आदमी अपने दिल, दिमाग और हाथों में ही से अपना भविष्य बनाता है। इन मजूमियों ज्योतिषियों पर कम बुद्धि वाले ही विश्वास रखते हैं। अंजू, आओ देखो तो सही, ये पंडित जी लंबा चौड़ा तिलक लगाए हमारे बारे में क्या कहते हैं। वह लोग ज्योतिषी जी के पास आकर बैठ गए। ज्योतिषी ने ध्यान से दोनों के चेहरे देखे तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वह बोला, तुम दोनों में नया नया प्रेम शुरू हुआ है। हाँ पंडित जी, हम लोगों का प्रेम सफल होगा या नहीं, पहले उसी ने अपना हाथ बढ़ाया।
ज्योतिषी ने ऐनक निकालकर साफ की, फिर विवेक का हाथ देखा और बोला, तुम्हारा बचपन बड़ी परेशानियों में बीता है। बाप का साया छोटी उम्र में सिर से उठ गया था। विवेक ने विजयी ढंग से अंजला की ओर देखा। ज्योतिषी ने आगे कहा, तुम्हें कभी कुछ आसानी से प्राप्त नहीं हुआ। जिस चीज़ को पाने की इच्छा तुम्हारे मन में उभरी, उसे तुमने जबरदस्ती प्राप्त कर लिया। विवेक ने फिर अंजला की ओर देखा। ज्योतिषी ने सामने रखे कुंडली पत्र पर कई जगह उंगली रखी और कहा, राहु और केतु में कुछ अनबन प्रतीत होती है। तुम्हारे जीवन में 2 स्त्रियों की रेखाएं हैं। एक बहुत आसानी से आएगी मगर वह मर जाएगी। दूसरी को पाने के लिए तुम्हें बहुत रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। विवेक ने जल्दी से कहा, मगर मेरे जीवन में तो एक ही स्त्री है बाबा। बेटा, हाथ की रेखाएं भगवान की बनाई हुई हैं और भगवान के लिखे को कोई बदल नहीं सकता। हाँ, हम उपाय बता सकते हैं, मगर पहले हमारी दक्षिणा मिल जानी चाहिए। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। अंजला ने व्यंग्यात्मक ढंग से विवेक का हाथ खींचकर अपना हाथ बढ़ा दिया। पहले मेरा हाथ देखिए बाबा। ज्योतिषी ने उसका हाथ देखा और चेहरे पर लकीरें उभर आई। उसने कहा, बेटी, आज का दिन तुम्हारे ऊपर बहुत भारी है। शनि मंगल में बैठा है। आज के दिन तुम्हें घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। विवेक का चेहरा उतर गया। वो जल्दी से बोला, क्यों, कोई घटना घटनी है? हाँ बेटा, रेखाएं तो यही बताती हैं। चलो अंजला। विवेक ने 5 रुपए का नोट फेंका और अंजला का हाथ पकड़कर बोला, अपन तुम्हें तुम्हारे लिए बंगले पर छोड़ने चलेगा। ठहरो, अंजला ने उसी व्यंग से कहा, मुझे अपने भाग्य का बाकी हल तो पूछने दो बाबा से। नहीं, ज्योतिषी ने कहा, तुम भाग्य पर विश्वास नहीं रखती। ऐसा तुम्हारी हस्तरेखा में भी है। हाँ, अगर आज की घटना से तुम बच गई तो फिर तुम्हारी आयु रेखा बहुत लंबी है। मेरे जीवन साथी के बारे में कुछ बताओ बाबा। अगर आज का दिन सुख से बीत गया तो तुम्हारे हाथ में शादियों की भी 2 रेखाएं हैं। तुम्हारा पहला पति मर जाएगा। अंजला ने अपना हाथ खींचकर उठते हुए ठहाका लगाकर कहा, बाबा, मेरे जीवन में आने वाला पहला और आखिरी पुरुष यही है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। बेटी, बाबा अपने मन से कुछ नहीं कहता। मनुष्यों के हाथ और माथे की रेखाएं स्वयं ही बोलती हैं। ये रेखाएं भगवान का लेख है। भगवान का मजाक उड़ाना पाप है। विवेक ने 10 रुपए का एक और नोट उसकी हथेली पर रखा और अंजला की बाह कसकर पकड़ता हुआ बोला, अपनी गाड़ी की ओर चलो, अपन तुम्हें तुम्हारे बंगले छोड़ कर आएगा। विवेक, आज हम लोगों ने शाम तक एक साथ रहने का प्रोग्राम बनाया है। वो फिर उसे खींचने लगा तो अंजला बराबर कहती जा रही थी, अरे छोड़ो, मेरी कलाई टूट जाएगी। विवेक ने कोई उत्तर नहीं दिया। अंजला ने उसी मूड में हंसते हुए कहा, मेरे डैडी आज घर पर हैं, तुम वहाँ शाम तक नहीं ठहर सकते हो। अपन आज उनसे भी मिल लेगा। तुमने बोला था ना अपन को उनसे मिलाने को। वह तो मैंने इतवार को कहा था। आज तो डैडी ने कुछ मेहमानों को बुलाया है। अपन कुछ नहीं जानता। वह लोग उस गली के पास पहुँचे जहाँ अंजला की कार पार्क थी। अचानक गली में दौड़ते हुए कदमों की आहटों के साथ फायरिंग की आवाज़ आई। विवेक उछल पड़ा। अंजला भी घबरा गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक दाढ़ी मूंछों वाला आदमी जिसने जीन्स जैकेट पहन रखी थी, पीछे से फायर करता हुआ आकर अंजला से टकराया। अंजला चीख मारकर गिर पड़ी। भागने वाले ने झपट कर अंजला को दबोच कर उठाया। तब तक पुलिस की ओर से एक फायर हो चुकी थी। गोली अंजला की बाह में घुसकर उसकी खाल चीर कर निकल गई। अंजला की पीड़ा भरी चीख उभरी, अबे साला! विवेक गला फाड़कर दहाड़ा। अचानक अपराधी ने एक फायर विवेक के पैरों के पास किया, फिर फुर्ती से रिवाल्वर अंजला की कनपट्टी पर लगाकर गुर्राया, आगे मत बढ़ना वरना इस लड़की का भेजा उड़ा दूंगा। तभी एक सब इंस्पेक्टर और कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए थे। वे लोग भी ठिठक कर रुक गए। कोई आगे मत बढ़ना। दाढ़ी मूंछों वाला अपराधी फिर गुर्राया, खबरदार वरना इस लड़की को जान से भी हाथ धोने पड़ेंगे। अंजला थर थर काँप रही थी। चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें फटी हुई थी, लेकिन गोली की पीड़ा एक एहसास नहीं था। अपराधी ने फुर्ती से एक फायर विवेक की ओर कर दिया।
इस बार विवेक चीख मारकर सीना पकड़कर लड़खड़ाया और कुछ कदम आगे बढ़कर औंधे मुंह गिर गया। अंजना चिल्लाई, विवेक विवेक! चुप रह साली, बदमाश चीखा। पुलिस के एसआई ने चिल्लाकर कहा, लड़की को छोड़ दो, तुम अब बचकर नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर, लड़की तो मेरी ढाल है, मुझे सुरक्षित मेरी गेटर बोर्ड तक पहुंचाएगी। अगर कोई मेरे पीछे आया तो मैं इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। वह पीछे हटने लगा। जैसे ही वो विवेक के पास से गुजरने लगा, विवेक ने फुर्ती से उसकी दोनों टांगें खींची कि वह न अंजना पर फायर कर सका न अपने आप को संभाल सका। वह औंधे मुंह गिरा और रिवॉल्वर भी उसके हाथ से निकल गया। दूसरे ही क्षण इंस्पेक्टर की गोली लफंगे की खोपड़ी में लगी और वह रेत पर गिर पड़ा। विवेक झपट कर अंजना के पास आया जो बेहोश हो चुकी थी। उसने जल्दी से अंजना को टटोला, फिर अपने सीने से लगा लिया। इंस्पेक्टर उनके पास आकर बोला, शाबाश नौजवान, तुमने एक ऐसे अपराधी को समाप्त करने में हमारी मदद की है जिसकी चोरी, कत्ल और लड़कियों को अगवा करने में हाथ था। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़वाने पर 5 लाख का इनाम था। वह इनाम अब तुम्हें मिलेगा। मुझे नहीं चाहिए इनाम इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरी अंजना को कुछ हो गया तो। इंस्पेक्टर ने बैठकर अंजना की बाह देखी और फिर उठता हुआ बोला, इन्हें कुछ नहीं होगा, गोली केवल खाल को थोड़ा चीर गई है। ये लड़की खुशनसीब है, अगर गोली 1 इंच भी अंदर घुस जाती तो दिल में लग सकती थी। नहीं, विवेक ने अंजना को लिपटा लिया, घबराने की कोई बात नहीं है, इसे अभी हमारी गाड़ी अस्पताल पहुंचा देगी। थोड़ी देर बाद विवेक बेहोश अंजना के ऊपर झुका हुआ था। उसने पुकारा, अंजू, ए अंजू, तुम होश में हो ना? अंजना ने बहुत कमज़ोर स्वर में कहा, तुम तो जिंदा हो। ऐ साली, अपन कैसे मरेगा? अपन को तो तेरे साथ शादी बनाने का है, अब तो तेरी उम्र बहुत लंबी है। कहते कहते उसकी आवाज़ रूंध गई। उसने अंजना के होंठ चूम लिए। मेरी बाह, गोली थोड़ी खाल को घायल करके पार हो गई है, बैंडेज करके टीका लगा दिया गया है, 2-4 दिन तक घाव ठीक हो जाएगा। मैं घर जा सकती हूँ अभी, अगर उठ सकती हो तो। अंजना ने उठने के लिए जोर लगाया और विवेक ने उसे सहारा देकर उठा लिया। फिर उसकी गाड़ी में बिठाकर विवेक ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। अंजना ने उसके कंधों से सिर लगा लिया। अब तुम्हें नसीब पर विश्वास हुआ? विवेक ने कहा। ज्योतिषी ने बताया था कि आज का दिन तुम पर भारी है। हाँ विवेक, अब तक तो मैं समझती थी भाग्य वाग्य कुछ नहीं, मगर आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि ये सब पूर्व निश्चित है और हाथ और माथे की रेखाओं में लिखा होता है। मगर विवेक, ज्योतिषी ने एक बात और भी तो बोली थी। क्या भूल गए? उसने कहा था कि मेरे हाथों में 2 पुरुषों की लकीरें, मेरा पहला पति मर जाएगा। हाँ बोला तो था, मगर ये नहीं बोला था कि कब मर जाएगा। नहीं विवेक, ज्योतिषी की भविष्यवाणी को ऐसा कहकर नहीं टाला जा सकता। विवेक के माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई। विवेक अपनी बस्ती से निकला। बस्ती से बाहर खड़ी कार देखकर वो कार के पास आया जिसमें महेश बैठा हुआ था। अरे महेश, तूने तो मुझे भुला ही दिया। मैंने सोचा स्वयं भी मिलाऊं। क्या बात करेला है? अपन तो समझा था तेरे को तेरा पापा ने इलाज के लिए बाहर भेज दिया ला। 1 महीने से तू कॉलेज में भी नहीं आया। आ बैठ, माँ से नहीं मिलेगा? फिर मिल लूँगा। और विवेक महेश को ध्यान से देखता हुआ बैठ गया। क्या बात है? उसने पूछा। बड़ा सीरियस नज़र आ रहे हो। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। महेश कार स्टार्ट करता हुआ बोला। कार चल पड़ी तो महेश ने पूछा, तेरा लव अफेयर किस स्टेज पर है? यार, बड़ा सीरियस मोड़ आयला है। वैसे तो हम दोनों इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे को देखे बगैर जी नहीं सकते। कैसा सीरियस मोड़? एक ज्योतिषी ने हाथ देखकर भविष्यवाणी की है कि अंजना का पहला पति मर जाएगा। उसके जीवन में 2 मर्द लिखे हैं। तुझे ज्योतिषियों पर विश्वास है? हाँ, बचपन से आज तक तो वही होता रहा है जो वह लोग कहते हैं, वही हुआ है। अपन को बचपन में अनाथ होना था, अपन को खोली भी आसानी से नहीं मिल सकती, इत्यादि ऐसी ही और अनेक बातें। और तू अंजना से शादी करने से इसलिए इनकार कर रहा है कि तू कहीं मर ना जाए। अरे अपन नहीं डरता, पर अंजना नहीं मानती। वो कहती है कि वो विधवा होते ही आत्महत्या कर लेगी, फिर उसकी शादी किसी दूसरे से करा दे। व्हाट? कोई साला उसकी ओर देखे तो अपन उसे मार डालेगा।
फिर अंजला विधवा हो जाएगी तो तू उसे शादी कर लेना। विवेक के मस्तिष्क को एक जोरदार झटका सा लगा। उसने कुछ सोचा, फिर महेश की ओर देखकर बोला, अबे यार, तेरे को डॉक्टर लोग ने क्या बताया? तू अमेरिका काहे को नहीं गया? क्योंकि मेरे पास जीवन के 6 महीने बाकी हैं। क्या? विवेक उछल पड़ा। एक बहुत बड़ा अमेरिकन स्पेशलिस्ट इधर आ ही गया है। उससे चेकअप कराया तो उसने बताया कि चाहे मैं कितना ही इलाज करा लूँ, 6 महीने से ज़्यादा नहीं बच सकता। विवेक घबराया हुआ बोला, सच बोल रहा है तू? इसीलिए तो तू मेरे दिल पढ़ाई से उचट गया है। क्या करूँगा डिग्री लेकर? डैडी भी सख्त परेशान है। डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि मेरा सारा धन ले लो मगर मेरे बेटे को बचा लो। ओहो, बाप हो तो ऐसा। एक अपन का बाप था कि छोटी उम्र में ही छोड़कर मर गया। खैर, अगर तेरे को मरना ही है तो मेरे लिए भलाई का एक काम कर सकता है। अब तो कुछ भी करवा लो। क्या कुछ भी कर देगा? अधिक से अधिक बिल्डिंग पर से छलांग लगाने को कहोगे? मरना तो है ही है, 6 महीने पहले या बाद में। अरे नहीं यार, अपन को तो तेरी 6 महीने की ज़िंदगी ही से लाभ हो सकता है। कहो तो डैडी से कहकर अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम करा दूँ। छोड़ यार, ऐसी दौलत का क्या करना जो तेरी जान भी नहीं बचा सकती। वैसे भी अपन को 5 लाख रुपए इनाम मिलने को है। 5 लाख रुपए इनाम? हाँ यार, अपन के हाथों एक इनामी खतरनाक उग्रवादी मारा गया है। यार, तू ऐसे खतरनाक लोगों से पंगा मत लिया कर। जीवन कितना सुंदर और कितना बहुमूल्य है, उसका अनुमान तो वही लगा सकता है जिसके सामने मौत खड़ी हो। यार, कौन गधा जानबूझकर मौत के मुंह में कूदेगा? इधर तो मामला अपनी प्रेमिका का था जिसकी जान खतरे में थी। फिर उसने विस्तार से ज्योतिषी की भविष्यवाणी बता दी और एक बदमाश को अंजला को ढाल बनाकर ले भागने की बात भी थी। उस घटना के बाद अंजला को भी भाग्य पर विश्वास हो गया। अब उसका घाव कैसा है? घाव तो भर गया है, पर हम दोनों इसी समस्या का समाधान सोच रहे थे। वो जिससे पहले शादी करेगी वो मर जाएगा, उसका दूसरा हस्बैंड जिंदा रहेगा, और तू चाहता है कि मैं उससे शादी कर लूँ। यार, तेरे को तो मरना है ही है, फिर तेरे जैसा भरोसे का आदमी कौन मिलेगा? अंजला इतनी सुंदर है कि अगर कोई दूसरा उससे शादी कर लेगा तो भले ही बाद में मर जाए मगर उसके साथ सुहागरात तो मना लेगा। तुझे मुझ पर भरोसा है कि मैं शादी के बाद सुहागरात नहीं मनाऊंगा? एकदम पक्का भरोसा। तू दोस्त के माल पर हाथ थोड़ी ही डालेगा। वैसे भी तेरे डैडी ने तो तेरी शादी उसी के साथ तय लगाई थी। ठीक है, महेश ठंडी सांस लेकर बोला, अब क्या तेरे जैसे दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता कि मरने से पहले जियो मेरे यार? खुशी से भरे उत्साह के साथ विवेक ने कहा। साथ ही उसने महेश का गाल चूम लिया। अगर मैं जी गया तो तेरी समस्या कैसे हल होगी? महेश ने कहा। इतने बड़े स्पेशलिस्ट अमेरिकी डॉक्टर की सलाह क्या गलत होगी? मगर तेरी पहली पत्नी भी तो मर जाएगी। हाँ, ज्योतिषी ने भी ये भी बोला था। तो तूने मारने के लिए कोई लड़की चुनी है? हाँ, देवयानी। तो तू देवयानी से शादी करेगा? तो क्या हुआ, वह लड़की तो झट अपन से शादी करने को तैयार हो जाएगी। वैसे भी उसने बहुत सारे लड़कों को गलत रास्ते पर डाला है। उसने तो धोखे से शराब पिलाकर अपना चरित्र ही दागदार बना लिया है। अपन भी अंजला को काबू करके चक्कर में उसके जाल में फंस गया था। फिर उसने महेश को उस रात वाली घटना के बारे में बताकर कहा, लेकिन जब अपना कैरेक्टर अंजला को मालूम हुआ तो अपन से प्यार करने लगी। वह लड़की अपन की सराफत से प्रभावित हो गई। अपन को वह साली देवयानी मिसगाइड किया भी, इसीलिए अपन उसको मारने का फैसला किया। जब तू देवयानी को मार डालेगा तो शादी किससे करेगा? ये तो ज्योतिषी ने कहा है कि जिससे पहले शादी करोगे वो अपने आप ही मर जाएगी, विवेक ने कहा। फिर अपने आप ही हंसने लगा। ठीक है यार, महेश ने कहा। डैडी भी तो रोकर कह रहे थे कि शादी कर ले तो कम से कम तुम्हारी निशानी तो बनी रहेगी। क्या बोला? शादी करके अपने डैडी के लिए अपनी निशानी पैदा करेगा? यार, डैडी कह रहे थे, अब उनसे तो यही कहूँगा ना मैं कि इसलिए शादी कर रहा हूँ कि उनके लिए निशानी छोड़ सकूँ। पर एक बात और भी है, अंजला का बाप क्या ऐसे आदमी को दामाद बनाने को तैयार हो जाएगा जिससे शादी करके 6 महीने बाद ही उसकी लड़की विधवा हो जाए? डैडी ने ये बात किसी को नहीं बताई। मुझे भी सौगंध दे रखी है, केवल इसलिए कि वह बहू लाना चाहते हैं।
तब तो अंजना का बाप राजी हो जाएगा। बिल्कुल, तो फिर बात पक्की, एकदम पक्की। तेरे जैसा यार हर आदमी को मिले जो 6 महीने में मरने वाला हो। नहीं यार, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, तू मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है। अगर दोस्त ही दोस्त के लिए कुर्बानी नहीं करेगा तो कौन करेगा? तू सच कहता है तो आज जश्न हो जाए। और कार का मुंह एक 5 स्टार होटल की ओर मुड़ गया।